पहुंची है, हमारे सामने गांधी जी के शब्दों में करो या मरो वाली स्थिति है। यदि हम पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करना होगा और अपने उपभोग के तरीकों को भी बदलना होगा, और इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता होगी। शायद बिजनेस एज यूजुअल काम नहीं करेगा। इसके साथ साथ पर्यावरण को जो नुकसान हो चुका है अब तक, उसकी भरपाई हमें करना अवश्यंभावी है। इस संदर्भ में अगर हम अरावली पर्वतमाला का देखें, जहां हमारा ये क्षेत्र स्थित है, उसमें हमें जो हमारी जमीन वृक्ष विहीन हो गई है उसको पुनः वापस हरा भरा करना होगा। सरकार ने भी COP26 के बाद बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य अपने सामने रखे हैं, मगर सेवा मंदिर का जो जमीनी अनुभव है वो ये बताता है कि यदि इस कार्यक्रम में, इस विचार में अगर ग्रामीण लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो पूर्व की भांति जो पहले भी हुआ है उसमें भी वर्तमान लक्ष्य जो होंगे वो कागजी साबित होंगे। तो आज के जो वक्ता डॉक्टर विक्रम व्यास हैं, वो शायद इस विषय पर व्याख्यान के लिए सबसे उपयुक्त विद्वान प्रतीत होते हैं। आपके परिचय में मैं कुछ दो शब्द कहूँगा। प्रोफेसर व्यास ने अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय से भौतिकी में डॉक्टरेट प्राप्त की है। वे डॉक्टरेट के उपरांत वुपर्टल विश्वविद्यालय जर्मनी और अमेरिका के ऊटा विश्वविद्यालय गए। आप बीकानेर स्थित एक स्वयंसेवी संस्था अजीत फाउंडेशन से भी संस्थापक निदेशक रहे हैं। आप देश विदेश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। आप धरातल से भी जुड़े हुए हैं। आपने पानी के सुस्थिर या सस्टेनेबल उपयोग के लिए एक सिमटाका नाम का सॉफ्टवेयर विकसित करने का काम किया है। साथ ही आपने एक जलचित्र नामक टूल भी विकसित किया है जिससे समुदाय अपने जल प्रबंधन हेतु वाटर बजटिंग का काम सुगमता से कर सकते हैं। आज के व्याख्यान में प्रोफेसर व्यास यह विचार प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के युग में हम एक विश्व विद्यापीठ की परिकल्पना करें जो बढ़ती असमानताओं, युवाओं के लिए घटते रोजगार के अवसर और इन सब के बीच एक भौतिक तथा बौद्धिक परिदृश्य को स्वरूप प्रदान कर सके। सदन की जानकारी के लिए मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा। आपके पिता स्वर्गीय डॉक्टर VS व्यास ने भी इस व्याख्यान माला के आरंभ के वर्षों में एक व्याख्यान दिया था। इस प्रकार इस व्याख्यान माला से आपका पारिवारिक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। तो हम सब इस व्याख्यान माला में फिर पुनः डॉक्टर व्यास का स्वागत करते हैं और हम उनके विचारों से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद शैलेंद्र जी। डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता स्मृति व्याख्यान 2022 के लिए आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर विक्रम व्यास जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप इमेजिनिंग अ लोकल यूनिवर्सिटी इन द एज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। व्याख्यान के अंत में क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखा गया है जिसका संचालन मानव जी द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर व्यास, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैं अंग्रेजी और हिंदी की खिचड़ी से की तरीके से बोलूंगा, पर अगर ज्यादातर अभ्यास के कारण अंग्रेजी में हो सकता है मैं बोलूंगा। पर अगर आपको लगता है, अगर मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर जो यहाँ पे परिस्थिति है, अगर तो मैं जब बोल रहा हूँ तब भी आप मुझे रोक के कह सकते हैं क्या, तो मैं कोशिश करूंगा उसी को हिंदी में, पर मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी जो मैं कहना चाहता हूँ वो कहता रहूं। So I'm going to talk about imagining a local university in the age of global warming. It's a thought experiment, and I'll expound on what I mean by a thought experiment.
I believe, and I think you'll share with me, that there are deep reasons to be concerned about the very existence of human civilization, and I'm not exaggerating it. I think we still have not digested the impact the global warming is going to do on the environment that we live, the kind of impact it will have in terms of resources, water, food, the resulting migration, the need for energy to live when the temperatures are soaring in 49. So these are going to make an impact in a very serious manner. And unfortunately, as we all know, the burden will fall on the poorest of the poor, even though they were the least responsible for it, but they are the one who will suffer the misery more than any, because we're, the privileged few may build an islands and oasis of a temperate climate or comfortable zones, even like a global, cities covered with dome of science fiction, but the majority will have to face a kind of planet which we have never seen since the human beings evolved. At the same time, our educational institutions, and with major exceptions, by and large, have not really taken global warming seriously. I feel that, there's a sense of that this is something abstract, we should study it, but it is not something which I should immediately change the way the institution work, or the individuals teach, or individuals function. It often, I may be exaggerating a bit. Right. Yeah, so धन्यवाद. तो मेरी प्रस्तावना ये है कि 3 मुद्दे हैं जो हम एक तरह से सामना कर रहे हैं. एक तो पृथ्वी के वातावरण जो बदल रहा है, वो ऐसा वातावरण बदलाव हमने कभी देखा नहीं जब से मानव सभ्यता आई है. तो ये बिल्कुल ही अलग ही तरह का है, और इससे इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए. हमने उसको एक तरह से डाइजेस्ट नहीं किया. हम सोचते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट है, और उसके अनुपात में हमारे जो हम जिस तरह से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें वो बदलाव नहीं आया है. और related to this is which is equally of concern, is the declining job opportunities for young people. There are many reasons, but one which is particularly in my mind, which will increasingly happen in the future, is the coming of artificial intelligence, when many so-called creative jobs will be replaced by an the places where surgeons are replaced by a computer program which is running artificial intelligence, because wherever there is a pattern, if there is a pattern in your data, an artificial intelligence or a computer will beat you. So in that kind of an era, when how do we create a job which are fulfilling, not just to provide a livelihood, but a sense of creativity, a sense of feeling that I'm contributing something. So these are the challenges we are facing. So मैं एक और जो तीसरी चीज जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है कि हम सब जानते हैं युवाओं के लिए नौकरियों की कमी हो रही है, पर एक ट्रेंड जो है कि जहाँ पे ऐसे काम थे जिससे हम समझते थे कि ये तो भाई बहुत अच्छा काम है, इसमें मैं सोच समझ के करता हूँ, जैसे डॉक्टर का, इंजीनियर का, बहुत से ऐसे काम धीरे धीरे कंप्यूटर करने लगे, जिसे हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं. आप जानते हैं जैसे चेस, आज कोई भी चेस प्लेयर नहीं है जो उस कंप्यूटर को हरा सकता है. एक गो नाम का गेम है, वो सोचते थे कि उसको तो वो कंप्यूटर नहीं हरा पाएगा, उसको भी कंप्यूटर हरा दे सकता है. फिजिक्स और बायोलॉजी में बहुत सी जैसी प्रॉब्लम्स है जो हम नहीं कर सकते मानव, वो कंप्यूटर सॉल्व कर रहा है. जब भी आपके पास बहुत ज्यादा तथ्य है, डेटा है, और उस डेटा के अंदर कोई पैटर्न है, तो वो आप मानव उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा. पर there's a lovely beautiful line by T.S. Eliot actually, that if I recall, there's a limitation to the knowledge which is acquired from experience, because experience goes on changing. I don't remember the correct words, but that is where I think the opportunity is, because there are places where there are no long-term data to model your artificial intelligence, where you have to respond creatively to a situation which is fluid and changing. These are the places I think we should, young people perhaps will have
as I said, not jobs which is provide you livelihood, but a job which is a creative, where you nurture your creativity. So these are the things which were actually, to me and to many of us, when I think about these things, were actually a source of despair and negation. So I'm very grateful when I was asked by Dr. Mohan Singh Memorial Lecture organizers, when Manav wrote me, I agreed, not because I thought I was particularly the right choice, but I thought it was a reason, it was purely partly a personal reason to articulate, to replace that negation by something, okay, if what is happening is not correct, what are the alternatives? And, you know, we all think about it and these alternatives, but there was a lack of coherence. So I said I should at least, this gave me an opportunity to bring something of a coherence. तो मैं बहुत ही डॉक्टर मोहन सिंह लेक्चर के ऑर्गेनाइजर्स का आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक आज मौका दिया है कि हाँ, हम सब जानते हैं कि चीजें गलत हैं और कुछ हमें बदलाव चाहिए, पर जैसे डिस्पेयर इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट? तो अगर दुखी होना है तो निराश होने से तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मैंने सोचा है कि क्यों नहीं, चाहे मैं कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, इस मौके को लेके सोचूं। So there's a way of thinking in physics and philosophy, what we call the thought experiment. A thought experiment, they played a critical role in evolution of physics and also many philosophical questions. A thought experiment is an experiment which you imagine you do something, but it doesn't violate any fundamental laws. But it sort of magnifies and brings out the essential ideas. उसको हिंदी में कहते हैं चिंतन प्रयोग, मैंने इसीलिए लिखा है। तो मैं आपके साथ एक चिंतन प्रयोग कर रहा हूं। चिंतन प्रयोग का अर्थ इस तरह से मेरी समझ में है कि ये ऐसा प्रयोग है जो आप कर सकते हैं पर व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि बहुत से उसमें आप कहेंगे ये नहीं हो सकता, ये तो व्यावहारिक नहीं है, और आपकी बात बिल्कुल सही होगी। पर इसके पीछे जो सोच है कि एक इट्स नॉट टू, एक ये नहीं कि आपको मैं आप एक के पास आज एक डिटेल्ड मैप बना के बताऊं कि कैसे एक नई तरह की सोच होगी, पर एटलीस्ट आई वांट टू ब्रिंग आउट what should be the heart of any such experiment. So I'm going to ignore many essential details. These are essential details but I'm going to focus on what I consider the conceptual heart. As I said, my aim is not to provide a detailed map of such a university, mostly because I wouldn't be capable of doing it, but my real aim is to emphasize need for such a university. तो मैं जो एक काल्पनिक विश्वविद्यालय की जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, एक चिंतन प्रयोग कर रहा हूँ, तो उसकी बहुत सी चीजें मुझे मालूम नहीं कैसे होगी, पर मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपसे ये कहना कि शायद इसकी जरूरत है. In fact, as I was just before this beginning, Manav took me for a walk around the campus, and of course, I went to the exhibition of Dr. Mohan Singh. So, you can't help wonder what would he have thought of what I would be speaking today. And I felt that he would have given sympathetic but a critical ear to what I had to say. So I'm very grateful to Dr. Mohan Singh. And I also want to acknowledge my thanks and gratitude to Ananya and Mana for being such a good host while I'm here. Okay. So where am I coming from? I've been teaching physics for 2 decades, and I'm a physicist, and that's my profession and that's my passion, and that's what I would like to do more than anything else. But while teaching, like any other teacher, you encounter many things, and that have made me think in context of the 3 questions which I raised. My view about these questions have been greatly influenced and informed and also colored by my experience of teaching in public and private universities. But perhaps one of the most important influence and which has helped me evolve is my work which I did for a couple of years in Bikaner with an organization called Ajit Foundation, which I've been associated. And what I would do there was that I would work in summer with the undergraduate students who were doing physics and try and do some projects with them.
तो मैं बिफोर आई टेल अबाउट दैट, सो मैं जो मेरी सोच है आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो मेरा अनुभव, वो उसकी ओरिजिन, उसका मूल एक तरह से है कि मैं काफी सालों से फिजिक्स पढ़ाता रहा हूँ, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी, तो उसके कारण मेरा उसका प्रभाव पड़ा है मेरी सोच पे, जो बातें मैं आपको रखूंगा आज। और दूसरा जो बहुत ही मेरे मन में इसका बहुत प्रभाव पड़ा है मेरे पर, वो मैं काफी सालों तक, काफी नहीं 2-3 सालों तक मैंने बीकानेर के जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स थे कॉलेज में, उनके साथ मैं गर्मियों की छुट्टियों में कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट करता था उनके साथ, एक छोटा कोई मतलब एक छोटे तरीके का रिसर्च प्रोजेक्ट था कि उनके साथ करूं। एंड द एक्सपीरियंस दैट आई हैड विद दोस यंग पीपल was, as I said, was very critical. These are young people, many of them, like I think perhaps in Udaipur, coming from the nearby villages to Bikaner. Often they were the first member of their family to go to college. And I must, as you all know, the system just failed them so miserably. I mean, you get a degree in BSc and you not learn to do physics, not because of their fault. They were creative like any other young person anywhere in the world. But the way they were taught, the way, I mean, the curiosity was curbed at every stage. And I recall particularly a young person whom I lost touch with, and I asked him what his parents, he was from a nearby village, not nearby village, coming from a village near Jaisalmer to Bikaner to study. Father was a migrant worker, a carpenter who would go to Gujarat to work and then come back. Didn't have a mobile phone, and I had asked them all to, write a computer program, and he would go to on this Sushna Kendra and request the guys who had computer that can I install this thing and work on them. And I feel personally, and I think the whole academic system has failed a generation of such young people. So that has made a great influence on my thing. So this is the outline of what I'm going to, So, yeah, I'm going to give a brief introduction to the physics of global warming, a very brief introduction, why it is occurring, because it is important to understand, and because if you want to respond to that. Then I'm going to talk about why the university should be small. So I'm going to talk about a small university, why it is local and in what sense it's local. I'm going to spend some time, on the architecture of that university. Then I'll talk about the curriculum of that university and how that curriculum should reflect the global warming. And then I'll talk about 3 what I call impossible things, but which I believe are essential. A university which has no accreditation, doesn't give degree, doesn't charge for tuition. I mean, you must have already started having a serious doubt about, but I say this with utter seriousness. They seem impossible. And finally, I'll end with things which perhaps one can't say, but one should say. Okay. तो मैं पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप उसके पीछे क्या सिद्धांत है भौतिक के, क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका तो छोटा सा परिचय दे रहा हूँ. So the main, जो मुख्य कारण है कि हमें समझना होगा कि पृथ्वी गर्म कैसे होती है. तो हम सब सोचते हैं कि पृथ्वी गर्म कैसे होती है. थैंक यू. तो हम सोचते हैं कि सूरज की किरणें पृथ्वी को गर्म कर रही है, क्योंकि सूरज की किरणें आ रही है, वो वायुमंडल को गर्म कर रही है. वो नहीं है. असल में क्या होता है कि सूरज की किरणें हैं वो तो सीधे आ जाती है. वायुमंडल सूरज की किरणों के लिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ट्रांसपेरेंट. द लाइट जो हम देख सकते हैं, द लाइट इन द विजिबल, द लाइट व्हिच इज विजिबल टू ह्यूमन आईज इज ट्रांसपेरेंट टू द एटमॉस्फेयर. इट कैन कम, इट कम्स थ्रू, देयर इज वेरी लिटिल स्कैटरिंग. इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, उसको पृथ्वी और जल एब्जॉर्ब करता है, और वो पृथ्वी और जल गर्म होता है, और फिर वो गर्म होता है तो फिर वो उसको तरंगे देता है. इट रेडिएट्स हीट इन व्हाट वी कॉल इंफ्रारेड. अब होता क्या है कि जब आज से करीब 100 साल 50 साल पहले एक संतुलन था. जितनी ऊर्जा सूरज से आ रही थी उतनी की उतनी ऊर्जा पृथ्वी स्पेस में वापस डाल रहा था. तो मतलब हम एक संतुलन में थे, इसलिए कोई उस समय ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं कर रहा था. हजारों साल से पृथ्वी चल रही है, कभी ये नहीं कहा था कि भाई धीरे धीरे क्यों. हुआ क्या कि करीब, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा एक चित्र, कि धीरे धीरे जिस तरह से हमने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड डालने लगे,
तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या विशेष गुण क्या है? गुण ये है कि वो जो गर्म जो गर्मी निकलती है इंफ्रारेड में, उसको वो जाने नहीं देता है. It scatters the rays which the land and sea emits, in the heat ray, in the sense it doesn't allow it to escape to that space. It scatters them. उसको I don't know, scatters them. उसके कारण क्या होता है कि जो चीज जो ये आप देख रहे हैं, ये गर्मी गर्म ये तरंगे जो पृथ्वी गर्म होती है तब निकलती है, वो तरंगे पहले आसमान स्पेस में चली जाती थी, पर अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो ये तरंगे उनसे टकराती है और फिर वो वापस इधर उधर कहीं भी जा सकती है. तो वो संतुलन बिगड़ गया, तो धीरे धीरे वायुमंडल में ज्यादा ऊर्जा होने लग गई. तो ये एक छोटी सी इट्स अ जिफ व्हिच एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस. ये नासा ने बनाई है. तो आप देख सकते हैं कि सूरज की किरणें आती है, ज्यादातर नीचे पहुंच जाती है, मोस्ट ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब, पर जब वो वापस रिफ्लेक्ट होती है तो ये ग्रीन हाउस गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसको रिफ्लेक्ट, तो वो उसको स्पेस में जाने नहीं देती है, तो वो संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है, ये भी नासा का है, कि इसमें बताया गया है कि हमारे वातावरण में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी जब हम इतिहास के रूप में देखते हैं, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप देखिए, एक ये लाखों में है, 800 लाख साल पहले, 700 लाख, फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये 1950 है. 1950 में क्या हुआ था कि एक हवाई में एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां पे एक वैज्ञानिक ने कहा, क्यों उसने सोचा कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड मापना शुरू करता हूं. तो 1950 में ये तभी से हमने एक शुरुआत की. सॉरी, और आप देखिए कितनी जबरदस्त एकदम से जंप किया उसने. अब जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके वातावरण में होगा, उतनी गर्मी वापस नहीं जा पाएगी अंतरिक्ष में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसको it scatters and reflects back and it will heat the atmosphere again rather than letting it escape. This is the infamous hockey stick graph, because it's like a hockey stick sudden jump. देखिए लाखों साल में ये नहीं हो रहा था, वो 50 से 100 साल के अंदर अंदर हमने कितना कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ावा कर दिया. उसके कारण हुआ क्या कि ये है ग्लोबल टेम्परेचर. तो इसको थोड़ा समझना होगा कि अगर हम जब से हम तापमान माप रहे हैं और उसका औसत निकालें, और उस औसत से आप कितने ऊपर हो कितने कम हो, सो दैट इज, उसको कहते हैं टेम्परेचर एनोमली. तो ये है, तो औसत को इसको मानिए ये औसत तापमान होता. So if this was the average temperature, which we call it 0 just to show the deviation from the average, then you can see that from 1980 to 2000, there's a steep increase in the temperature. The average temperature has been increasing steeply, right? It's extremely alarming, and as you'll see. And the same thing I'm going to show, this won't appear in the Zoom, but this is a movie which shows how this historically the temperature has been increasing. So again, the color code is here. This is the color code कि जहाँ पे लाल ज्यादा है वहाँ औसत से ज्यादा टेम्परेचर है, और ये ब्लू कम है, इस तरीके से. तो अब देखिए, आप 1952 पे पहुंचे, आप देखते रहिए कैसे कैसे ये तापमान बढ़ता जा रहा है. और ये आज की परिस्थिति है. तो हम औसत से कितना ज्यादा तापमान हमारा बढ़ गया है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, what will be its effect? Now there have been very detailed studies in which I don't think there's really any sense of doubt. I mean, there's no reason for any doubt. I mean, it is as certain as you can be about any scientific fact that this is going to create extreme weather systems. एक बहुत सरल तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हमारे वातावरण में ज्यादा ऊर्जा है, तो आप समझ सकते हैं, हम सब समझते हैं कि हीट गरम चीज से ठंडी चीज ना, द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. सूरज गर्म समुद्र गर्म हो रहा है, जमीन गर्म हो रही है, एंड योर एटमॉस्फेयर व्हिच इज कोल्ड. सो देयर इज अ ह्यूज हीट ग्रेडियंट व्हिच ड्राइव्स एन इंजन.
And that engine is running, and that is the engine which is in some sense drives hurricanes and cyclones and everything. So there's so much more energy in the atmosphere now. And as a result, the kind of things we are going to see, जो चीजें हम 100 साल में एक बार देखते थे, इतना भयंकर तूफान आया, इतनी भयंकर बाढ़ आई, that is going to become one in few years event because of this increased energy that is available in the atmosphere. Now, in particularly for Bharat ke liye, this is I'm just quoting from this paper which was published in Nature Scientific Report by the scientist, and they're saying that we find a significant relationship between heat waves and deficit in precipitation. Result shows that concurrent heat waves and droughts are projected to increase in most places in India during the 21st century. तो ये इन तथ्यों को देखते हुए आप अगर उनको मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं, मॉडल करते हैं, तो सामने क्या आता है कि भारत जैसी जगह पे अगले सालों में जबरदस्त हीट वेव होगी और उसके साथ में ड्राउट होगी, अकाल आएंगे. तो ये अब एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं है, ये नहीं है कि ये कभी भविष्य में होगा, ये आज हो रहा है. This is the reality we are facing. I want to share with you some of the, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रहा है. ज्यादातर आप देख रहे हैं कि बिजली बनाने में, क्योंकि हम ज्यादातर कोयले को जला के बिजली बनाते हैं और फिर गैस को जला के, जहां पे ठंडे देशों में यूरोप और अमेरिका में गैस को जला के अपनी बिल्डिंग्स को गर्म रखते हैं, तो उससे आ रहा है जबरदस्त. फिर ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, कारें चला रहे हैं उससे, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, एविएशन. सो ये अलग अलग चीजें हैं. मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जब मैं आपके साथ वो चिंतन प्रयोग करूंगा एक नई तरीके की विश्वविद्यालय में, तो मैं इस पे फिर से आपका ध्यान दिलाऊंगा. एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाने, ये बहुत सुंदर नहीं कहता हूं, बहुत इंफॉर्मेटिव ग्राफ है जो ऑक्सफोर्ड ने बनाया है. कौन ये कर रहा है? ये सचमुच में I don't know what is the right way. It is staggering that 1% of the richest are responsible for the 50% of global warming because of their lifestyle. 1% जो दुनिया के 1% सबसे अमीर लोग हैं, वो 50% अपनी लाइफस्टाइल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड डाले ग्लोबल वार्मिंग में उनका. और जो सबसे गरीब है, नीचे आप देख रहे हैं 1%, वो poorest 50% are responsible only around 10% of the total lifestyle consumption of emission. पर जब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जब अकाल आएंगे बस और हीट वेव होगी, तो कौन उसको ये 1% तो they'll buy island in near New Zealand or do something, but the rest of us are the one who are going to face the music. I mean, it's a part of the system that we are living in. तो ये दरअसल this is the background. तो global warming में आप फिर से यही कहना चाहता हूँ, it's not an abstraction. It is already here, and we have to respond now. We should have responded 10 years back, but now at least we have to respond. So as I said, my thought experiment is really, if I go back, a small and local university. So I'm going to talk about a small and local university. So it is my aim in the rest of the talk is to describe the broad contours of a small and local university, and I'll give my reasons why I want it to be small and why I want it to be local. तो मैं अब इसके बाद में जो मैं आपसे वार्तालाप करूंगा, वो एक चिंतन प्रयोग जिसके बारे में मैं कह रहा था कि मैं कल्पना कर रहा हूं कि एक छोटी सी विश्वविद्यालय और जो बिल्कुल स्थान लोकल है, वो किस तरह से होनी चाहिए और वो किस तरह से इस परिस्थिति का सामना कर सकती है. I think it's very important for the university to be small. Firstly, it has to make a small footprint on the land where it is going to be. So this is ये चिंतन प्रयोग है. तो इस चिंतन प्रयोग में, in this thought experiment, the university I imagine is a small university. Why it should be small? Because any piece of land has a finite carrying capacity.
इट कैन नॉट सस्टेन बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। तो जो विश्वविद्यालय की मैं कल्पना कर रहा हूं वो ऐसे विश्वविद्यालय है कि उसकी ज्यादातर ऊर्जा की जरूरत, ज्यादातर पानी की जरूरत जिस जमीन पे है उसी से मिलेगी। वो तभी संभव है कि वो छोटी है। अगर आपकी विश्वविद्यालय बहुत बड़ी हो गई, हजारों लोग आ रहे हैं, उसमें हजारों विद्यार्थी आ रहे हैं, तो आप पूरी अपनी ऊर्जा की जरूरतें उस तरह से नहीं पूरी कर पाओगे। हम सब जानते हैं, और मैं जिस विश्वविद्यालय में अभी पढ़ा रहा हूं, अशोका यूनिवर्सिटी में, वहां पे हर 10 मिनट के बाद में बिजली चली जाती है और ऑटोमेटिकली जनरेटर सेट स्टार्ट हो जाते हैं और 10-15 मिनट चलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं और फिर वो बिजली आती है। तो अब अशोका यूनिवर्सिटी जितनी बड़ी, वो भी बहुत बड़ी नहीं है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी कंजम्पशन एटसेट्रा, और वो मैं सोचता हूँ कि it's a sensitive university. I may have different opinion about some of the aspect, but they are very sensitive. But इस तरह की बड़ी विश्वविद्यालय अपनी ऊर्जा और पानी की जरूरतें कैंपस की जमीन से नहीं कर पाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि जो अगली हमारी कल्पना होनी चाहिए, जो विश्वविद्यालय हम सोचें वो ऐसे विश्वविद्यालय हो कि वो अपनी ज्यादातर ऊर्जा और पानी की जरूरतें, क्योंकि अगर आप अपने विद्यार्थी को कहना चाहते हैं कि यू शुड बी सस्टेनेबल, it has to start from where you're working, right? The buildings, the place where you are, that it should reflect that. Now, in this thought experiment, इस चिंतन प्रयोग में, ये सचमुच में छोटी विश्वविद्यालय है, उसमें 20 एक पढ़ाने वाले और मेंटेनेंस जो भी जुड़े हुए हैं, और हर साल 100 विद्यार्थियों को लेती है। तो आप जो लोग सोच रहे हैं, और मैं जानता हूँ बड़े विद्या भवन और अलग कितनी बड़ी है, तो मैं क्यों इस तरह से कह रहा हूँ, इसके भी कुछ क्यों है मेरी, क्यों मैं कह रहा हूँ कि हम छोटे एक तो मैंने कहा ऊर्जा के लिए, पर वो ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जिस तरह के से हम अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं, the way we have been teaching and learning, it has to change, and I can't find a better person to articulate that than heroes to many of us, Richard P. Feynman. Richard P. Feynman एक बहुत ही क्या कहते हैं, क्रिएटिव और ओरिजिनल भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने बहुत से मूलभूत नई नई सोच लाए, क्वांटम मैकेनिक्स को बिल्कुल अलग तरीके से सोचने का काम किया, द फेमस Feynman diagrams. He was an extraordinarily creative physicist. But when he was asked, उनके पूछा कि what is the contribution that you're most proud of it, he said it are the lectures that I gave to undergraduate students in Caltech in 1964 or so. वो अपने आप को उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत से बड़े, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा भौतिक शास्त्र में, और जो आज जो भौतिक शास्त्र में जो लोग, जिस फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पार्टिकल फिजिक्स, उनके सिद्धांतों के बिना हम काम ही नहीं, सोच भी नहीं सकते काम कैसे करते हैं। पर उनसे जब पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ा, आप क्या सोचते हैं आपका योगदान रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा सबसे बड़ा योगदान है जो 2 साल मैंने फिजिक्स के लेक्चर्स दिए थे। और वो हुआ क्या था कि आप जानते हैं 1959-1960 में जो उस समय सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया था, और एकदम से अमेरिका घबरा गया कि ये क्या, हम तो समझते थे हम सबसे आगे हैं, ये लोग हमसे कैसे आगे हो रहे हैं, तो एक बड़ा कि हम पढ़ा नहीं रहे हैं ठीक से। तो बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय में लोगों को कहा गया कि कैसे पढ़ाई को इम्प्रूव किया जाए। तो कैलटेक में सोच हुआ कि क्यों नहीं जो हमारे सबसे अच्छे भौतिक शास्त्री है, जो कभी पढ़ाते नहीं थे, वो अपने शोध ही करते थे, उनको निवेदन किया गया और वो मान गए। So that's the genesis of Feynman's lecture, and I would like to read out from the forward to those lectures which he gave. Those of you who are students of physics, you already probably know about these lectures in physics. So I'm going to read that out, which I believe is something a teacher who is a deep thinker and a deep scientist would have, his words. I think, however, that there isn't. So let me give the context. जब उन्होंने ये लेक्चर दे दिए थे, उसके बाद में उस लेक्चरों को किताब में बना दिया गया था, and these are the famous Feynman lectures, which all of us used to carry as a red books. Now you get it on your laptops and all. तो उनको जब उनके लेक्चर्स को किताब के रूप में बनाया गया, तो उनको कहा कि आप उसका फॉरवर्ड लिखिए। तो उन्होंने लिखा कि मुझको लगता है कि मेरा प्रयोग बिल्कुल असफल रहा। वो बहुत निराश थे कि मैंने जिस तरह से पढ़ाया कोई समझ नहीं पाया, और जो समझ पाए तो वो तो इतने बुद्धिमान थे कि उनको मेरी जरूरत ही नहीं थी। So he quotes
says that there's a little power of teaching, except in those happy situations where it is superficial, because the students are so good that they just needed to be pointed out. But I think he was unnecessarily being pessimistic, because these lectures have been a source of inspiration to many of us. So that was the context. तो उन्होंने कहा कि I think, however, that there isn't any solution to this problem of education other than to realize that the best teaching can be done only when there is a direct individual relationship between a student and a good teacher. A situation in which the student discusses the ideas, thinks about the things, and talks about the things. It is impossible to learn very much by simply sitting in a lecture or even by simply doing problems that are assigned. But in our modern times, we have so many students to teach that we have to try to find some substitute for the ideal. Perhaps my lectures can make some contribution, and the emphasis is mine. Perhaps in some small place where there are individual teachers and students, they may get some inspiration or some ideas from the lecture. Perhaps they will have fun thinking through them or going on to develop some of the ideas further. तो मैं हिंदी में वो कह रहे कि आप तभी पढ़ा सकते हैं कि जब एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में एक रिश्ता हो, और जब आपकी विश्वविद्यालय इतनी बड़ी है तो आप वो रिश्ता हो ही नहीं सकता है. तो वो कहते हैं कि मैं आशा करता हूं कि मेरे लेक्चर्स आप कहीं कोई छोटी सी जगह पे किसी को आइडिया देंगे कि उसको. I think these are the things. So that's why. So perhaps that small place is this university of my thought experiment. So I'm thinking of a university to be small, not just because of the small footprint, but because I think we have to change the way we're teaching. It cannot go on just giving lectures and students doing exams. Now I want to come to why it should be local and what I mean local in what sense. See, when you go to any university, and many research institutions, IITs, any of them, and I used to go to a research institute called Harishandra Research Institute, which is just beyond Allahabad. The institution is surrounded by barbed wires. It is a protected enclave. It talks. There is nothing for the community outside. It's not that the people inside are insensitive or not, but it's the nature of that institution that is surrounded by barbed wires. There's a proper boundary marking. This is the institution. Everyone is outside. If you want to get in, you have to go through the gate. You have to show your ID, etc. And the outside community comes only into those campuses as a worker, and often as a contract worker. I think we have to change that. So I mean, local is an institution which doesn't have that boundary. It is porous. It doesn't have that barbed wire. If it is located in a small village where a villager can walk into that campus. Now, there are reasons to have a boundary, because you want to create an environment which is peaceful. You can't teach if there is but we all know that there are institutions in our community which don't have a boundary around that, but which community acknowledges that these are the places where the silence is important, where there is, and these are the temples, churches, and mosques. When community recognizes that there are places, where I'm not going to create noise. You don't need to have a boundary wall to impose. And to assume that the community is not sensitive to what you're doing, that means you're not, that means that you're not talking to that community. So the local university is local in the sense that it is not only, I envision it to be supported by the local community, but it is really open physically, intellectually to the community. There can't be a boundary walls separating them. Its mode of learning, its architecture, is something which allows a person to connect with the wearer. Now, again, in my mind is that young person who comes from a small village outside Bikaner. Now, if you imagine you put that person in some of the best institutions, IITs and all, what is the feeling you get? Here is an institution of grandeur. Here is an institution, you are not intentionally, but you are being told that, look, you joined this great institution, you are this, it is a feeling for a person like him, a feeling of alienation. I think we have to change that. So that's what I mean by local. But what I don't mean by local is it's not parochial. ये स्थानीय है पर संकीर्ण नहीं है. Just because it is located in a village, it's supported by the communities around it, doesn't mean that its worldview is narrow. As I said, one of the reasons
I envision such a university to be a community, should be local, is that we have to remove this strong sense of alienation. जब आप मैं जानता हूँ विद्या भवन और सेवा मंदिर में आपका ज्यादा अनुभव है, एक गांव का लड़का अथवा लड़की जब एक कॉलेज में आते हैं, किस तरह का उनके अंदर किस तरह का इमोशंस है कि आप वो नहीं कि आप अलग जगह आ गए हैं, अब मुझे उनकी तरह I have to behave like that. It's not my place, but I have to, because this is the way to some future prosperity, right? But also, as I said, a local university is important because I don't want to romanticize local. I mean, we all know that क्योंकि हर चीज स्थानीय सुंदर नहीं होती है, and we all are aware, and that is why a local university is aware of this local power hierarchies, in particular of the caste system, but has a cultural and moral compass to challenge such structures. When you're local, when you're situated there, आप स्थानीय है पर आप कह रहे हैं कि ये परंपरा हमारी गलत है, तो उसमें एक अलग तरह का वचन है. ये इट्स नॉट एन एब्स्ट्रैक्शन. आप देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये हमारा परंपरा सही नहीं है. There's no justification of caste system or inequality between women and men. So again, as I emphasize, it is local but not parochial. And I don't think one can think of a better person to articulate this. This is a well-known quotation of Gandhi. As many of you probably know, this was a beautiful, I mean, there was a time which it seems hard to imagine that exists, when two people could disagree but talk civilized in a civilized way, which informed each other. So this thing, actually, as many of you know, came from dialogue between Tagore and Gandhi. And Tagore wrote to Gandhi saying that, your Swaraj movement is trying to close the windows. I want my windows to be open. I want everything to be open. I'm not, he was criticizing Gandhi for being his Swaraj as a parochial. He said, I want to take the best from the West. And this was Gandhi's response. As you all know, I do not want my house to be walled on all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by any. And that's what I mean, that when a young person, a young woman enters this university, she has confidence not to be blown by any influences and information. She will be, she will learn about, but she will learn with confidence and with certain critical thinking that, yes, okay, just because it has come from America, I'm not going to accept it. And similarly, just because it was tradition, I'm not going to accept it. A university, but again, a local university need not be parochial, not only in terms of thinking, also in terms of, I'm not imagining a university which is an island by itself. It is an university which makes bridges with other similar institutions. It is a university which is in continuous dialogue with other institutions, a part of network of local universities. And मेरे मन में जब मैं ये सोच रहा था, तो एक उदाहरण आया. आप में से शायद जानते होंगे, बीकानेर में एक बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही बढ़िया साहित्यकार और इतिहासकार है नंद किशोर आचार्य. आप में से उनकी कविताएं या तो नाटक भी आपने पढ़े होंगे. वो काफी सालों तक, जब तक वहां पे रिटायर नहीं हुए, वो वहां पे एक रामपुरिया कॉलेज में पढ़ाते थे इतिहास. और जब मैं बीकानेर में काम करने जाता था तो मैं बहुत सी बार उनको मिलता था. वो साइकिल पे अपने घर से कॉलेज जाते थे. जब मैं सोचता हूँ ऐसे छोटे छोटे, तो मेरे मन में इस तरह का विचार आता है कि आज भी नंद किशोर जी जैसे लोग हैं. नंद किशोर जी अभी हैं, वो पढ़ाते नहीं है, रिटायर हो गए, अपना शोध कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. पर आप ज्यादा जानते हैं और हम सब जानते हैं कि हर जगह ऐसे लोग हैं. तो अरे ये जरूरी नहीं कि अगर मेरी ये छोटी जो काल्पनिक विश्वविद्यालय, अगर समझ लीजिए उदयपुर के बाहर कहीं पे मैं सोचता हूँ बन रही है, तो हो सकता है कि उसका इतिहास की क्लास में कोई इतिहास पढ़ा रहा है. जैसे आप जूम पे, वी हैव दिस टेक्नोलॉजी नाउ. I think that local universities, with using the technology that we have, will not be local in that sense. We take the best of other local universities. It is the network that we have to talk. We don't have to make one big university which has got everything, but a network of small universities which support each other. ये राइट हैंड साइड में जब मैं ये इसके बारे में सोच रहा था कि लोकल स्थानीय और का प्रभाव कैसे होता है, ये इतनी सुंदर पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, वो एक अमेरिकन आर्टिस्ट ने बनाई है. और उन्होंने किस पे पढ़ाई है? गांधी जी के इस कोट पे.
अगर आप ध्यान से इसमें पढ़ेंगे तो उन्होंने यही जो शब्द लिखे था यहाँ पे लिखे उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोकल का मतलब ये नहीं कि आप कहीं दूर से दूर की बात को सोचते नहीं, दोनों एक तरह से लोकल है ना। गांधी जी यहाँ पे बात कर रहे थे, ये अमेरिका में उन्होंने इतना सुंदर चित्र बनाया है, it just says the same thing that I do not want my house to be walled on all sides but the windows to be stuffed. तो मेरी कल्पना इस तरह के विश्वविद्यालय की है जो स्थानीय है, संकीर्ण नहीं है, अलग छोटे छोटे विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है। अब मैं जानना चाहता हूं आर्किटेक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसकी वास्तुकला जिसको कहते हैं। मैं क्यों इस पे जाना चाहता हूं? मैंने जैसे आपको पहले भी बता रहा था कि जब आप कोई भी विश्वविद्यालय में जाते हैं, जैसे मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर बिल्डिंग्स होती है, और ज्यादातर जब नया विश्वविद्यालय बनता है, बहुत से अपवाद है, मैं सोचता हूँ विद्या भवन अपवाद है उसका, पर ज्यादातर विश्वविद्यालय जब बनते हैं तो मन में एक होता है कि एक बड़ी बिल्डिंग होगी, हम बताएंगे कि ये एक महान विश्वविद्यालय। ये आज की बात नहीं है, तक्षशिला के समय से है, तक्षशिला और नालंदा के समय से जब आप विश्वविद्यालय बनाते हैं, भव्य होना चाहिए। दिस इज द प्लेस ऑफ लर्निंग, दिस इज वेयर यू। मैं सोचता हूँ ये सोच हमें बदलनी चाहिए। और क्यों मैं सोचता हूँ, मैं पहले आपको एक विश्वविद्यालय नहीं है पर एक IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का चित्र है। वो भी आप जानते हैं, इट्स रिगार्डेड वन ऑफ द गुड मैनेजमेंट स्कूल्स। और मेरा बचपन यहीं पे, ज्यादातर मेरा बचपन में मैं इसी जगह में था, मेरे पिताजी वहां पे पढ़ाते थे, और वहां पे ये आप जो देख रहे हैं वो आपकी लाइब्रेरी थी। तो ये बिल्डिंग लुई खान इसके आर्किटेक्ट थे, और लुई खान ने कहा मुझे, मतलब ये मैंने दूसरों से सुना था जब छोटा था तब, कि वो तक्षशिला और नालंदा से बहुत प्रभावित थे। He wanted to create the same kind of grandeur. So he was looking at the traditions. But when you look at, जब आप इसको देखते हैं तो एक अलग तरह की भावना आती है, बहुत ही सुंदर है। मुझे सोचता हूँ जब मैं बचपन में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इमारतें सुंदर हो सकती है। और मैं दो तीन ऐसी जगहें जब आप जाते हैं, ऐसा ही एक अलग तरह का उदाहरण है जो मैं उसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा, पर आप ज्यादा जानते होंगे बहुत से। लॉरी बेकर थे, वो एक आर्किटेक्ट, उन्होंने एक घर बनाया है त्रिवेंद्रम में, एक कार्टूनिस्ट थे अबू अब्राम उनका शरणम। वो घर इतना सुंदर है, तो मैं जब सोचता हूँ कि कौन सी सुंदर बिल्डिंग्स मैं जिसमें रह चुका हूँ, तो एक तो मुझे IIM अहमदाबाद आता है और एक शरणम। पर दोनों में अलग अलग सोच है, सोच अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन अच्छा है बुरा है, मैं कह रहा हूँ सोच अलग है। IIM अहमदाबाद और इस बिल्डिंग को आप देखते हैं कि मैं it's a building which to me emphasize the grandeur of that institution. But there is a different way of thinking, and I want to today take some time to talk about a brilliant architect whom I discovered only literally a month back. I'll talk much about him. His name ये दूसरी तरीके का सोच मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये एक विश्वविद्यालय नहीं है, पर ये अफ्रीका में गोएथे इंस्टीट्यूट है जो केरे, एक आर्किटेक्ट है जिसके बारे में आपसे और बात करूंगा, उन्होंने बनाया है। पर आप देखिए दो तरह की सोच है, दोनों सुंदर। मैं ये नहीं, ये भी बहुत सुंदर बिल्डिंग है और ये भी बहुत सुंदर है, पर सोच अलग है। इट्स अ बिल्डिंग दैट डज नॉट डोमिनेट द लैंडस्केप, राइट? इट्स अ बिल्डिंग, इट इज अ डिफरेंट, इसमें अलग तरह की भावना आती है जब आप उसके आते हो। वो आपको ये नहीं कह रही कि मैं बहुत महान हूं और आप सीखो और मेरे जितने काबिल हो। I mean, at least that's my point of view. It's as my daughter tells me, it's POV, your point of view. The architect, जिस वास्तुकला और आर्किटेक्ट के बारे में आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं इस विश्वविद्यालय के बारे में सोच रहा था, इस काल्पनिक विश्वविद्यालय में, और मैं सोच रहा था कि ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह की इमारतें हो वो सस्टेनेबल हो, अपने समाज से जुड़ी हुई हो। और मुझे मालूम था लॉरी बेकर का है, पर उसी भाग्यवश उसी समय मैंने पढ़ा इनके बारे में। इनका नाम है डिएबरो, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन शायद गलत कर रहा हूँ, फ्रांसिस केरे। ये आर्किटेक्ट है और ये एक अफ्रीका की में छोटा सा देश है, लैंडलॉक, चारों तरफ और देश है, बुर्किना फासो वहां के हैं, और उनके वहां के लोगों को बुर्किना बाइक कहते हैं। वो एक आर्किटेक्ट है, उनको इस साल का
प्रिट्जगर प्राइज मिला। प्रिट्जगर आर्किटेक्ट जो वास्तुकला में इसको सबसे सम्मानित it's equivalent of a Nobel Prize, if you wish to, of an architecture. Laurie Baker was nominated for him. मैं उनकी जो सोच है, और मैं सोचता हूँ वही सोच हमारी एक जब नई छोटी सी विश्वविद्यालय का हम इस काल्पनिक प्रयोग में निर्माण कर रहे हैं, तो वो सोच मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि बहुत सी हम और आप जो सोचते हैं उनसे कितनी तक मिलती है। तो मैं ये 2-3 बातें उन्होंने कही, मैं और उनके बारे में बात करूंगा। He says less energy is good for the world and that is important in my structure whenever possible. तो जब भी मैं कोई चीज बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम ऊर्जा खर्च हो उसको बनाने में। I try to see what is locally most available so that I can use it in building. I try to minimize our costs in terms of material costs because the construction sector is one of the highest burden for climate change and the crisis that we have. तो कहते हैं कि मैं इसलिए बनाना चाहता हूं कि अगर आप पास से जिस चीज से आप बना रहे हैं पास में ही है तो आप कम ऊर्जा की खर्च करोगे। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, उन्होंने और एक बहुत सुंदर बात कही, और मैं इसका उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि मुझे इनके बारे में मालूम नहीं। इसी तरह की सोच लॉरी बेकर में थी और भी बहुत से लोगों में थी, मैं सिर्फ इनका उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि वो मैं सोचता हूं कि हमारे समय से बहुत बिल्कुल सीधा बात कर रहे हैं। जो काल्पनिक विश्वविद्यालय की हम सोच, मैं आपके साथ सोच रख रहा हूं, उसकी बिल्डिंग इस तरह से बननी चाहिए कि वो लोकल मटेरियल से हो। पर क्यों? तो ये उन्होंने बहुत ही सुंदर मेरे ख्याल से कहा है, तो कैंपस उन्होंने ये सचमुच में करके दिखाया है। तो इसलिए मेरे मन में एक आशा की किरण है कि लोगों ने किया ऐसा, ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है, उन्होंने सचमुच में किया है। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं तो एक कैंपस है, इट्स कॉल्ड स्टार्टअप लाइन कैंपस इन केनिया में। तो वहां पे केनिया में उनको कहा गया था कि लोग गांव को छोड़ के जा रहे हैं, तो गांव में ही ऐसी कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट कीजिए ताकि वहां पे वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सीखे, और तो उन्होंने उसके लिए कैंपस ही बनाया था। So it is a lion campus. तो उन्होंने लिखा था campus is built out of locally sourced quarry stones with a plaster finish. In choosing which material and construction techniques to use, ecological sustainability, cost and availability factors are weighed to arrive at the best component. Now this is the really important. Collaboration with the local community was key in this decision-making process, drawing from their experience and expertise. ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि सचमुच में जब वो इमारत मैंने बनाई उसका खर्च कम किस लिए हुआ, वो क्यों इतनी आरामदायक बन पाई, क्योंकि was key in this decision making process, drawing from their experience and expertise. मैं सोचता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। Just to contrast it, ज्यादातर आज की जो विश्वविद्यालय बन रही है, especially almost all the private universities which I have been associated with, उनका आर्किटेक्चर कौन है? जैसे अशोका यूनिवर्सिटी, एक तरह से उनकी इमारतें भी सुंदर है, एक अमेरिकन आर्किटेक्चर ने डिजाइन की है। उसी तरह से और भी आप ज्यादातर कहीं भी देखेंगे एक फॉर्मूला है कि भाई किस तरह की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, सेंट्रल एयर कंडीशन होनी चाहिए, फसाद ऐसा होना चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए। ये पर ये अलग सोच से सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप यूनिवर्सिटी इधर बना रहे हैं और आपका आर्किटेक्ट इज इन न्यूयॉर्क, इट डजंट मेक सेंस। देयर इज नो, आई मीन देयर इज आई डू नॉट, आई एम नॉट ट्राइंग टू mark it as a good versus evil battle. I'm just saying there's a different way of thinking. And it is really important that we focus on this. And this is not just being gratuitous about local tradition. I'm saying that this is essential about. तो मैं सोचता हूँ कि जो अपनी जो चिंतन सोच आपके साथ कर रहा हूँ, काल्पनिक, the thought experiment of developing a local small university, in my mind would be a university built by in this fashion, from the local material, in constant dialogue with the community. And that is important, as I said, because then you don't need boundaries, but then there is a engagement with the community there. There's another, एक और महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने की। जब एक बहुत ही एक उदाहरण मेरे मन में है, जब लॉरी बेकर ने घर बनाया, जिसकी मैंने आपको साथ चर्चा की थी, वो अब्राहम एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, उनका घर उन्होंने त्रिवेंद्र में बनाया था, बहुत सुंदर घर है वो, पर उसमें उन्होंने कहा एयर कंडीशनिंग नहीं रख सकते आप। तो अभी वहां पे गए और उन्होंने, वो कार्टूनिस्ट थे, काम करते थे, और स्टूडियो में इतनी गर्मी हो गई कि उनको फाइनली एयर कंडीशन रखना पड़ा, और लॉरी बेकर बहुत नाराज थे उनसे उसके लिए। आई थिंक वी कांट बी सो रिलीजियस अबाउट एयर कंडीशनिंग एंड नॉट एयर कंडीशनिंग। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बाहर 49 डिग्रीज होगा जब ग्लोबल वार्मिंग में, और मैं एयर कंडीशन नहीं यूज करूंगा और मैं अपने विद्यार्थियों के साथ संवाद करूंगा, बहुत ही अलग अलग रचनात्मक रूप से पढ़ाई करूंगा। मुश्किल है।
But can we do it? क्या हम इस तरह से निर्माण कर सकते हैं कि वो बिल्डिंग कंफर्टेबल हो, अगर जरूरत पड़े तो एयर कंडीशनिंग की हो, पर कम से कम। तो उन्होंने एक बहुत ये उन्होंने सचमुच करके बताया। तो उन्होंने कहा तो क्लासरूम्स नीड मैकेनिकल, उन्होंने ज्यादातर जगह जहां पे भी बनाया है he has tried not to put air conditioner। बहुत से सुंदर सुंदर उन्होंने प्रयोग किए जो हम भी जानते हैं, जैसे उसमें अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो, पर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो he is not saying that I'm going to be religious about this. Although the classroom need mechanical air conditioning because of the IT equipments, the massive clay walls contribute significantly to cooling down the interior spaces. So your heat load, the load amount of air conditioning you need, you can reduce it significantly. So there is एक वो सोच हो कि भाई जो भी मैं काम कर रहा हूं मैं पृथ्वी पे कम से कम दबाव डालूं, पर इतना भी नहीं कि मैं उस ऐसी परिस्थिति में भी नहीं हूं कि मैंने बिल्डिंग बना ली उसमें मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इतनी बाहर गर्मी है और पसीने में लगता हूं। तो इस दोनों के बीच में एक मध्य रास्ता है, वो हम उन्होंने करके बताया है। और एक उन्होंने बहुत सुंदर बात कही जो मैं आप आगे बताना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उनके जब इस काल्पनिक चिंतन प्रयोग में कि हम उनको बुला के कहें कि बनाए, नहीं, मैं कह रहा हूं कि हम उनसे सीखें। और उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो क्या हमारा रिश्ता पारंपरिक ट्रेडिशन से और नए सोच में क्या होना चाहिए। तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने बहुत उनका सबसे पहला महत्वपूर्ण जो काम उन्होंने किया जिसके कारण उनको ख्याति मिली थी वो थी ये स्कूल, इट्स कॉल्ड गेंडो प्राइमरी स्कूल। इसी जिस गांव से वो निकले थे वो छोटा सा गांव है। वो पहले व्यक्ति थे जो बाहर गए, पढ़ाई की, फिर वो बर्लिन गए थे सिर्फ कारपेंट्री सीखने के लिए, पर धीरे धीरे लोगों ने पाया कि इज वेरी टैलेंटेड पर्सन। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में पर था, आपको समय मिले तब उन्होंने एक टेड टॉक दी है, 10 मिनट की है, आप जरूर देखिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल जाता था गांव से तो वो जैसे हम अपने बुजुर्गों के जाके पैर छूते हैं उस तरह सबको छूता था। वो एक एक पैसा, जो भी छोटा सा पैसा उनको देते थे। वो कहते हैं अपने उसमें इंटरव्यू में कि तो मैंने माँ को पूछा क्यों मुझे पैसे दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम कभी जाके वापस गांव को भी दोगे। तो उन्होंने कहा कि वो मन में उनको था। तो then he came back and built this school. And he says beautifully, मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा I did a modern building that is not westernized. आधुनिक बिल्डिंग है पर मैंने यूरोप की कॉपी नहीं की है। And not a traditional African building, ये traditional African building भी नहीं है। But to create a building that responds the best to the need to the climate and the need to the people using the most available materials. यही सोच मैं सोचता हूं मैं, और मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं है। जिस तरह फ्रांसवा कह रहा है एक गांव में थे, आसपास के गांव में बहुत से ऐसे होंगे। तो हम आशा ही कर सकते हैं कि हम भी उस तरह के आर्किटेक्ट्स को पहचानेंगे और मदद देंगे। और उन्होंने एक और बहुत सुंदर बात कही जो मैं आपको, उन्होंने जब ये बनाई तो उसके बाद में उन्होंने पाया कि उन्होंने कुछ उसमें कमियां उनको लगी। सो इट इज नॉट दैट मैंने बना ली बस। तो वो कहते हैं कि जब उसका एक्सटेंशन करना पड़ा, स्कूल इतनी पॉपुलर हो गई, सब लोग पढ़ना चाहते थे, आ रहे थे, तो द बिल्डिंग तो उन्होंने उसका एक्सटेंशन बनाया। सो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी स्कूल एक्सटेंशन। The building benefits from the lessons learned and the skills acquired by community members in the construction of the Gendo Primary School. जो ये थी, it is built out of the same material and following similar construction techniques, but features notable upgrades such as its vaulted ceiling. उन्होंने बहुत सी चीजें सीखी। तो मेरी कल्पना में जो ये चिंतन प्रयोग कर रहे हैं, छोटी सी विश्वविद्यालय, धीरे धीरे जब उसकी इमारतें हम बनाते हैं, जो भी कल्पना में हम सीखेंगे और उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। Okay, I'd like to now go to the curriculum of the university. I just want to see how much time. 10 मिनट curriculum of the university. तो मेरी क्या सोच है वहां पे क्या पढ़ाना चाहिए। जो मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो सोच मेरे भौतिक शास्त्र से ज्यादा प्रभावित है। So what I'm going to initially talk about is some things which are related to my fact that I've been teaching physics for a long time.
Now, so how do we? So when you, अगर आप कहते हैं कि आपको पढ़ाना है इस विश्वविद्यालय में जिसमें आपको ये भी बताना है अपने विद्यार्थियों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, इट्स अ यूनिवर्सिटी व्हिच इज इन दैट एपोक व्हेन देयर इज अ ग्लोबल वार्मिंग, तो हम कैसे पढ़ाएं? इट्स नॉट लाइक कि जो प्रकृति के सिद्धांत तो बदलते नहीं है. न्यूटन्स लॉ इज स्टिल द न्यूटन्स लॉ. As a physicist, I have to teach in the same way. The global warming is not going to change the fundamental laws of nature. In fact, it is the consequences of those laws. So how do we teach? Now, what जो global warming आप हमको दिखा रही है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है. एक बिल्कुल साधारण चीज जो आप सोचते हैं कि मैं किसी को बुरा नहीं करना चाहता हूं, पर मुझे कार चलाना अच्छा लगता है. मैं 10 किलोमीटर दूर जाके एक छोटी सी चीज लेके आता हूं, तो मेरी मर्जी है, मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा हूं. ये सोच सचमुच में थी अमेरिका में. इट वाज अ राइट, टू ड्राइव अ कार. मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब पोस्ट डॉक्टर मेरे पीएचडी के बाद में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में था और मैं अपने घर से यूनिवर्सिटी के लिए चलते हुए जा रहा था, तो जिससे मैंने घर किराए पे लिया था वो गाड़ी में जा रहा था और एकदम से रोका. उसने कहा, व्हाट्स द मैटर, यू डोंट हैव अ कार, आई विल गेट अ व्हील्स फॉर यू. कि तुम पैदल क्यों चल रहे हो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, मैं तेरे लिए गाड़ी लाऊंगा. तो ये सोच था, मतलब कि वो नहीं सोच रहे थे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. तो अब हम जानते हैं कि हम जो भी करेंगे उसका प्रभाव, क्योंकि हम एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं. पर आप, हाउ डू यू टीच दैट? नाउ यू कांट टीच दैट because it's very complicated. So when you teach something, the pedagogy requires us to isolate a thing. जब मैं भौतिक शास्त्र पढ़ाता हूं तो मैं एकदम से उसको ग्लोबल वार्मिंग नहीं पढ़ा सकता हूं. मेरे को पहले उनको बताना पड़ेगा कि तरंगे क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है. So I have to isolate that, right? Now, if I isolate it, then how do I? And which is required for pedagogy requires that I can't just suddenly give you a whole, the complex problem. I can't teach that way, right? So we have to isolate it for need of teaching, but at the same time we want to show that things are connected. So how can we? I would like to suggest that one of the things we can do is that we have less reliance on just the lectures, as Feynman said, but a more reliance on a real, what I call a detailed projects. So for example, the kind of thing which I want to articulate is in the context of the discovery of the motion of Earth. तो मेरी सोच ये है कि हमारे पास दुविधा ये है कि हम जब पढ़ाते हैं भौतिक शास्त्र को तो एकदम से पूरी चीज नहीं पढ़ा सकते. पहले मुझे मूलभूत सिद्धांत पढ़ाने पड़ेंगे, फिर बहुत से सिद्धांतों को मिला के पूरा रियलिस्टिक सिचुएशन को. पर हुआ क्या है कि बिकॉज ऑफ द मैथमेटिकल मॉडलिंग और कंप्यूटर के कारण हम आज मूलभूत सिद्धांत जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको जोड़ के कंप्यूटर पे उसके मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं और उसके कारण हम जो अलग अलग चीजें उनका कनेक्शन देख सकते हैं. तो मैं इस बात को थोड़ा और आपके सामने रखना चाहता हूं. जब हम भौतिक शास्त्र पढ़ाना शुरू करते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, आप अपने समझ लीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो एक जो महत्वपूर्ण चीज हम पढ़ते हैं और आप शायद स्कूल में भी पढ़ते हैं कि किस तरह से कोपरनिकस ने और फिर केपलर ने और न्यूटन ने बताया कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है. और तो इसके पीछे सिद्धांत भी हम उनको पढ़ाते हैं. और अब जब हम उनको सिद्धांत पढ़ा देते हैं तो आजकल, और ये मेरे सारे विद्यार्थी करते हैं, वो एक कंप्यूटर पे इस तरह का मॉडल बना सकते हैं जो मैं आपको दिखाता हूं. तो वो आपको वो न्यूटन के सिद्धांत को करीब 10-15 लाइन कंप्यूटर में लिखते हैं और पूरे ग्रहों का किस तरह से वो चल रहे हैं वो पूरा समझा सकते हैं, वो समझ सकते हैं. So this is the fundamental principle of Newtonian gravity and the Newton's laws of motion. Once you understand, you can write this, and pretty much every student of mine can write this thing. But this is not what you see in the night sky. हम सबको कहा जाता है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, मंगल घूमता है, इस तरह से. पर आज रात को आप बाहर जाके देखो आकाश में, तो आप इस तरह का आप जो देखते हो और आप जो पढ़ते हो उसमें बहुत ही अंतर है. क्योंकि आप जब देखोगे तो ये एक चित्र मैंने लिया है. ये है कि एक तो चंद्रमा है और एक ग्रह जो आप देख रहे हैं वीनस है और एक जुपिटर है. दिस इज वीनस, मून एंड जुपिटर. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक इन द नाइट स्काई. अगर आप रात को देखोगे और आप काफी दिन भी देखते रहोगे, तो it doesn't match with what we are taught or what we learn.
which is true in a way that Venus is going around the sun and Moon is going around the earth. जो हम पढ़ रहे हैं और जिस मूलभूत सिद्धांत हम पढ़ा रहे हैं और जो हम आकाश में देखते हैं वो बहुत अलग लगता है। और सचमुच में था, इन दोनों अलग अलग व्यूज को अलग अलग तरीके देखने को समझने में हमें करीब हजारों साल लगे, क्योंकि जब पहली बार मानव ने तारों को देखना शुरू किया और जब तक न्यूटन ने अपने सिद्धांत के करीब 3000 से ज्यादा 50-60 हजार चले, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि हमें एक तरह से समझना पड़ा कि जो ग्रह हमें दिख रहे हैं इस तरह से चल रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं। अगर हम पृथ्वी पे नहीं होते और अगर हम सूरज पे बैठे होते तो हमें पता लगता है कि हाँ सब चारों तरफ चल रहे हैं। पर ये बहुत कल्पना का बहुत बड़ा स्टेप था। And it was a great so-called Copernican revolution, and which many people contributed, from Arabs to Indians and others. But let's call it a Copernican revolution. Now, जब मैं कहता हूं कि किस तरह से जो चीज हम देखते हैं और जो चीज हम पढ़ते हैं उसके बीच में किस तरह से संबंध करना, वो मैं सोचता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। तभी जब अब ये एक तरह से सचमुच में अपने हृदय में समझ पाएंगे कि हम एक दूसरे से किस तरह से कनेक्शन है। सो दिस विल रिक्वायर, फॉर एग्जांपल, आई वुड सजेस्ट समथिंग लाइक अ ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट। अ ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट, वो विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा नहीं देगा, वो एक पूरे साल का प्रोजेक्ट करेगा। युवा युवती जो भी भौतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं वो पूरे साल में शुरुआत करेंगे न्यूटन से, फिर वो अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में धीरे धीरे बातचीत करके देखेंगे कि जो चीज वहां पे मैंने देखी थी अगर वही चीज मैं पृथ्वी पर देखूंगा तो कैसे होगा। और अंत में एक साल के बाद में उन्होंने एक ऐसा पूरा मॉडल बनाया होगा कि वो कहेंगे कि अगर आप उदयपुर में बैठे हो आज रात को ग्रह इस तरह से होगा। अगर एक युवा और युवती पूरे इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, और जा सकते हैं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस आर थिंग्स व्हिच वी कैन डू, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग इट, तो एक अलग तरह का अनुभव है वो, बिल्कुल अलग, कि मैं सचमुच में जो रात को देख रहा हूं और जो मैंने पढ़ा था वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है और मैं जानता हूं कैसे जुड़ा हुआ है। और वो समझ जो आएगी, मैं सोचता हूँ वो सिर्फ इसलिए एक तो मैं सोचता हूँ जो कई तरह से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो एक आनंद देती है। आई थिंक इट्स समथिंग वन हैज टू एक्सपीरियंस, बट ऑल्सो, पर इसके से इतना ही महत्वपूर्ण है कि इस तरह के काम करने के लिए उनको अलग अलग चीजें सीखनी पड़ेगी। Like how do you mathematically model an equation? How do you make a computer model? How do you run it? These are valuable skills which you will need to. मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ, वो ज्यादा एक तरह से वो है कि इस यूनिवर्सिटी जिसकी चिंतन प्रयोग मैं आपके साथ कर रहा हूँ, the thought experiment I'm doing, समझ लीजिए कि हर जगह राजस्थान में तो हर गांव हर शहर के पास, यहाँ पे तो क्या उदयपुर तो अलग ही है, पर बीकानेर जैसे शहर में भी तालाब है। तो ये जो तालाब मैंने दिखाया है ये गढ़ीसर का तालाब है, बहुत सुंदर तालाब है। तो एक जो उनके पढ़ने के करिकुलम जो पढ़ते हैं उसमें एक ये भी हो सकता है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड अ लोकल वाटर बॉडी। There are many ways to understand it, because unlike solar system, it is far more complex. The solar system may seem to be more complex, but we know humans are far more complex. Because it is a complex locus of science, sociology, environment, history, and local governance. ये तालाब किसने बनाया, क्यों बनाया? भौतिक शास्त्र तो ये कह सकता है कि पानी कितना होगा, कितना evaporation में चला जाएगा, कितना percolation में चला जाएगा, क्या run off था. Those are important questions, because on that our survival may depend. But there is more to it. हम सब जानते हैं कि तालाब सिर्फ वो ही नहीं है ना, उसके पीछे एक इतिहास था, किसने बनाया। So understanding it can be an इस तरह के प्रोजेक्ट जो 1 साल 2 साल लग सकते हैं, पर आप इस तरह के प्रोजेक्ट करोगे आपके स्टूडेंट, तो एक अलग, तब आप सचमुच में जो संवेदना हम चाहते हैं उनमें कि हर चीज जुड़ी हुई है। तो so modeling this thing can be a year-long project. Again, how would you go about? There are two, I think, very nice aspects to such an exercise. One is just the physics. Physics of जो physics एक तालाब की है बहुत ही जटिल है। इसमें अलग अलग तरीके जाते हैं। To understand that is a wonderful exercise, and it is a wonderful exercise to develop a model that can predict the amount of water कि आपके तालाब में कितना पानी होगा अगले साल,
पिछले सालों की बरसात को देखते हुए आपने ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बनाया, तो आप सोच सकते हैं कितना उपयोगी होगा। और उसके लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो तकनीकी है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू वांट दिस, सो इट कैन बी अ वंडरफुल टूल टू अंडरस्टैंड अ लोकल वाटर रिसोर्स यूजिंग द really sort of more sophisticated methods of mathematical modeling. And these are possible on a computer that we have access to, like laptops that we have. But I think, as we all know, a talab is not just a water collected by a dam. And I can't think of a better way than to say what Brecht says. आप जानते हैं, Brecht एक German poet थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी कि a worker who reads. तो उसमें उन्होंने पूछा कि इतिहास में तो कहते हैं कि सीजर ने कोलोसियम बनाया, पर तो उन्होंने ये लिखा था, who built the 7 gates of Thebes? In the book are listed the names of kings. Did the kings hew up the building block? So when we learn about the talab, we also learn talab बनाया किसने था? क्या सचमुच में गंगा सिंह जी ने पत्थर उठा के लगाए थे कि किसने लगाया था? कौन जुड़ा था? किसको उसका पानी मिलता है? ये सब और भौतिक शास्त्र सब जुड़ सकते हैं, अलग-अलग. We don't have to divide, you know. We can have philosophy and plumbing both, you know, and it is not, it's not something as a catchword. It is something that we will be we will need to do if we are going to face the crisis that we are facing. Okay, I'm going to talk about 3 things which appear to be impossible. So, आपके मन में सवाल होगा कि पर कौन देगा इस पैसे, कैसे आप इस यूनिवर्सिटी को चलाओगे? So I'm going to suggest 3 impossible things, but I think they are not impossible. But first of all, I believe such a university cannot get an accreditation. The kind of innovative and flexible way of learning which is required cannot be fit into any degree program. You cannot, you know, no matter how visionary your program may be, but the kind of responses we need are so local based, so evolving, so have to be flexible, that accreditation is not I think will not allow you to do that. It will, once you don't have an accreditation, आपके पास, आपको UGC आपके विश्वविद्यालय को recognize नहीं कर रहा है, मैं चाहता हूं नहीं करे, आप कहेंगे कि आप, you can rightly accuse me of being mad, but there's a method in this madness, कि आप अगर आपके पास कोई accreditation का जरूरत नहीं है, तो आपके पास एक तरह की freedom है. आप सचमुच में जैसी, oh sorry, oh God. I don't know how this happened. I'm really sorry, I don't know how this happened. Sorry. I'm really sorry. I have absolutely no idea. I clicked something in my pocket and yeah, it's माफी मांगना चाहता हूँ. I don't know, I pressed silent mode पे, but I pressed something. Sorry. Yeah. So you can't have an accreditation, and it won't have a right to give a degree. But the value of such a university is not in any degree it could offer, but in developing a rigorous, yeah, thank you, a rigorous academic program which is tailored individually for a student to meet her aspiration and skills. तो मेरी कल्पना में ये है कि एक विद्यार्थी जब आता है इस विश्वविद्यालय में, वो युवती आती है, तो एक उसकी क्या उसके मन में अभिलाषा है, क्या उसकी skills है, and we tailor a program according to that, and that is only possible in a small university. So that's why I'm saying it should be a small university. Now the credential of such a university will only be the quality of education it offers. You don't have a right to give degree. The value of that education is this. And now I'm going to suggest a connected to it, another impossible thing. We should not charge a tuition fee. It's a different model of developing and running an university. It's a model which I've taken from Vipassana meditation centers. Now, as the famous Ajay goes, all models are wrong, but some are useful. So I'm not saying that what Goenka ji did in his Vipassana center can be converted into a model for running an university, but there's much to learn from there. I'm just quoting from their site. All courses, आप जानते होंगे बहुत से लोग कि विपासना केंद्र है पूरी दुनिया में, भारत में और जयपुर के जो केंद्र में मैं 3 बार जा चुका हूं. आप 10 दिन का कोर्स कर सकते हैं. विपासना एक मेडिटेशन टेक्निक है, बुद्धिस्ट.
उसमें आपसे एक पैसा नहीं लेंगे, आप वहां पे रहते हैं, खाना पीना सब फ्री है, और आप उस जाने से पहले कुछ पैसे दे भी नहीं सकते हैं। तो ओनली पीपल हु कैन डोनेट इट टू दैट थिंग आर द पीपल हु हैव स्टडीड, उन्होंने कोर्स लिया है। सो दिस इज व्हाट इट सेज, donations are accepted only from students who have completed at least one 10-day course with Goenka or one of his assistants and have experienced the benefit of Vipassana. Now this is a model, ये उन्होंने पूरी दुनिया में किया है। ये दो संस्थाएं, एक है जयपुर का केंद्र, ये केंद्र है मैसेच्यूसेट्स का। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि एक विपासना केंद्र चलाना और एक विश्वविद्यालय चलाना बहुत अलग अलग चीजें हैं, पर मैं सोचता हूं कि आप इसको डोंट डिसमिस इट ईदर। देयर इज if a young person can enter your university without having to worry about tuition fee, but after leaving, that person, whenever feels she or he can contribute to it, I think it's a model worth exploring. So what I'm suggesting is that we follow the spirit of the Vipassana Meditation Center, seek small annual donations from a very large number of stakeholders, seek contribution in running and maintaining the university. It need not be just financial contribution, a different kind of crowdsource funding. And finally, I want to come to the end, and I apologize for taking your time so long, going beyond. There are things which we can't teach in any university, but things which we hope we can learn. And those I would say are, there's a famous AG of Wittgenstein who said that what cannot be said clearly should not be spoken. And I believe Upanishad says a similar thing. But I'm going to try two things. We all know a university is not just building, not the curriculum, not the teachers. There's something more, which is undefinable, in some sense unsayable, but that is very important. And that I believe I would like to share with you two people which, तो एक हम सब जानते हैं कि हर संस्था में बिल्डिंग, लोग, उसके सिवाय कुछ और चीज है, वो क्या है, आप उसको कल्चर कह सकते हैं, क्या है, इट्स अनसेबल समथिंग, बट आई विल कॉल इट द स्पिरिचुअल एंड मॉरल कंपास ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो मैं आपके सामने दो चीजें शेयर करना चाहता हूँ। एक चीफ सिएटल थे, वो आप जानते हैं बहुत से अमेरिका में, जैसे अमेरिका और कनाडा जहाँ पे है, वहाँ पे नेटिव इंडियंस जो वहाँ पे लोग पहले रहते थे, और हम जब मैं छोटा था तो हम पढ़ते थे कि उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, वो तो बिल्कुल जंगली थे, और वो दृष्टि बिल्कुल गलत दृष्टि थी। तो जब 1854 में, जहां पे आज सिएटल है, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस है, वहां उस एरिया का जमीन अमेरिका उनसे खरीदना चाहता था। तो वहां के प्रेसिडेंट ने उनको, जो वहां की चीफ थे, उनका नाम था सिएटल, जिसके नाम से सिटी है, चीफ सिएटल को लेटर लिखा था कि मुझे आपकी जमीन खरीदनी है, और उन्होंने कह दिया था कि अगर नहीं खरीदोगे तो मैं बंदूक से ले लूंगा। तो he didn't have any alternative. But this is a speech which is very famous. Now it's not clear what exactly he said, but the words resonate. So तो उन्होंने ये कहा था, this we know, all things are connected. Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth. Man did not weave the web of life. He's merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself. मानव पृथ्वी से इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो आप ये बात किसी को सिखा नहीं सकते हैं, पर मैं आशा करता हूं कि ऐसे काल्पनिक चिंतन, और यहाँ पे हर जगह पे हमारी सोच, हमारी समझ से हम इस तरह की एक सोच ला सकते हैं कि हम सचमुच में जुड़े हुए हैं। And finally, there is a moral compass. And again, I'll end with my talk with a favorite hymn of Gandhi, and the song which we used to sing when I was in Sardar Patel Vidyalaya in Delhi. This is from Narshi Mehta, son from Gujarat, and this was the, I don't have to read it out, but this is the moral compass that we should aim to, ascribe to, and live to. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर विक्रम व्यास जी, बहुत ही स्पष्ट उद्बोधन आपने रखा। मानव जी, आपसे निवेदन करती हूँ, आप अगर प्रश्न उत्तर सत्र का संचालन करें। इंटरेस्टिंग और काफी चीज सोचने को मिली। मेरे ख्याल से और टाइम लगेगा सब कुछ समझने और सोचने में। जैसे आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया,
टाइम तो काफी हो गया है, लेकिन हम थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी के पास क्वेश्चन होंगे तो माइक अभी आपके पास है, वहां पर है। हाँ जी, तो हाथ उठा लें और किसी के पास क्वेश्चन आए, हम 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते कैसे चलते हैं। Thank you so much, Dr. Vikram Vyas, for an insightful session. It was really like amazing to know your thoughts. So I personally agree with whatever you talked about, and I personally view it as like how things should move on. But I always have a thought in my mind that how to actualize it. Like उसको अपन वास्तविकता में या अपन डेली लाइफ में उसको अपन कैसे ला सकते हैं? We have a thought, we have a theory, but to actualize it, there is a path for it. So if you can guide a little bit on that case. नहीं, ये आपने सही कहा कि एक तो आप सोच सकते हैं, पर आप उसको क्रियान्वित कैसे करें। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि छोटी छोटी बातों में कर सकते हैं। ये प्रश्न मेरे विश्वविद्यालय की काल्पनिक विश्वविद्यालय से सीधा संबंध नहीं रखता, पर आप कह रहे, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि किस तरह से इसको क्रियान्वित करें। तो मेरे अनुसार मैं तो यही कह सकता हूं, मेरी समझ इतनी है, और कि छोटे छोटे कदम लें, पर हर कदम पर अगर हम समझना शुरू कर दें कि हर कदम का क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं अमेरिका में, वो कोई खराब लोग नहीं है, पर वो सोच नहीं थी, वो समझ नहीं थी। तो अगर हमें भी ऐसी बहुत सी है, जो मैं जैसे कितनी बार, जैसे मुझे फाउंटेन पेन से लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो एक अच्छा फाउंटेन पेन मिलेगा, इमीडिएटली खरीदो, चाहे वो कहीं दूर से आ रहा है। नहीं, पर मुझे तो कैलकुलेशन फाउंटेन पेन से करना बहुत अच्छा लगता है। तो पर ये सोच है कि मैं अगर 2 मिनट भी सोच लूं कि यह जरूरी है कि 5000 किलोमीटर दूर से एक फाउंटेन पेन जो अमेज़न ला देगा, घर पे पहुंचा देगा। तो मैं कोई आपको, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग प्रोफाउंड, एंड आई डोंट हैव एनीथिंग प्रोफाउंड टू से, except to say that all I can think is that we have to take small steps and be aware, I mean, be cognizant at least, that effect of every step that we take. So I really have not much to say about that. Yeah, please, Ruchi. Hello, Professor. I'm just wondering who should or can be a student of this type of university? Who should or can be a student of this type of university? This model of university. Student? So who should or can be a student of this university? Okay, so, yeah. Oh, yeah. okay. Yeah, because, very good. Yeah. And what do you mean by young? Is it young at heart or young by age? Good question. Great, thanks. Yeah. Initially, I put a line and then I removed it because it's in. Because I'm not trying to give a detail, but in my vision, I mean, in this experiment, the thought experiment, I envision a university which is predominantly for students who have graduated from high school and who live within a radius of 50 or 100 kilometers from the university. So those are in my mind, they are. But as I said, I'm not say, but they may come to this university and then they may spend some other time to some other local university. But primarily, in my mind, when I was thinking through this thing, it is it's meant for it's local in that sense. You know, it is for young people, young by which I mean. To start with, maybe the university will, I mean, it's a thought experiment for a young person in the nearby village or a small town who has just graduated, lives within the 50 to 100 kilometer, so can come to that university and study. That's the way I think. Anji Patil ji, please. सबसे पहले तो मैं आपके विचार को समर्थन देता हूँ, क्योंकि ये विचार है वो एक तरह से नवाचार है, और ये नवाचार की अभी इस क्राइसिस में जरूरत है। तो आपने सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आपने कहा कि हम एक स्मॉल यूनिवर्सिटी बनेगी और वो सेल्फ सफिशिएंट होगी कुछ चीज़ों में, और कम से कम ग्लोबल वार्मिंग करेगी। उस दृष्टि से वो एक क्षेत्र बनेगा। परंतु अगर आप इसी आर्किटेक्ट में अगर आप उसको डिसेंट्रलाइज स्वरूप देते हैं आर्किटेक्ट में, और सेम गांव
उसका भी सेंटर हो सकता है। एक वो प्रैक्टिकल भाग का हिस्सा हो सकता है। व्यवहारिक रूप से लोग उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं वो देखने का नजरिया उनको मिल सकता है उससे। जो आपने कहा कि वो हिस्ट्री में या सोशियोलॉजी में या आर्किटेक्ट में या किसने बनाया फाउंडर में, वो चीजें भी अगर आपको अगर वहां देखने को मिले, घड़ी सर ही नहीं और घड़ी सर हो सकते हैं, तो अगर वो लिंक कर पाए, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज मॉडल का आर्किटेक्ट बना पाए आप इस यूनिवर्सिटी में, तो हो सकता है कैंपस छोटा हो, हाँ, पर उसका विचार जो है बड़ा हो सकता है और फैलाव हो सकता है। धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य झा है। मैं अपना सपना बेच विद्यापन की तरफ से। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अपने स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने पूछा था कि मैं सोचता हूँ कि पहले तो सबसे जरूरी चीज तो ये है कि हम जो चीज मैं कर रहा हूं आज उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और अगर हम तो पहली चीज तो हमें समझना होगा कि जो चीज मैं कर रहा हूं उससे कारण क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और अगर मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूं ताकि ना बढ़े। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि पहले हमें समझ बढ़ानी होगी। जब हमारी समझ सचमुच में एक, जिसे कहते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज नहीं बट अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग कि जिस तरह से मैं जी रहा हूं, जिस तरह से मैं काम कर रहा हूं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो अपने आप मैं सोचता हूं तब अपने आप ही पता एक तरह से उत्तर पाएंगे अपने प्रश्न का। कि जब आप समझ जाएंगे कि अच्छा, जैसे मैंने कहा कि मैं एक काम कर रहा था, फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि गलत था, कि क्या सचमुच में मुझे फाउंटेन पेन इतना जरूरी है कि इतनी दूर से मंगवाऊं। तो मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं कि जब अपनी समझ बढ़ती जाएगी, अगर हम समझ बढ़ती कि जो चीज मैं कर रहा हूं, जिस चीज का उपयोग कर रहा हूं, कहां से आ रही, कैसे आ रही, किस तरह से उसमें ऊर्जा का विवरण हुआ था, वो समझ जब बढ़ती है तो हम धीरे धीरे अपने आप, मैं सोचता हूं, उतर पाएंगे। मैं नहीं सोचता हूं कि एक कोई भी आपको ये उत्तर नहीं दे सकता, मैं सोचता हूं, पर आप अपने आप ये उत्तर पा सकते हैं। Maybe we'll take just one more question, considering the time. Ek aur? Thank you. I do not have a question particularly. I would just want to say that in today's world of consumerism, when your status is directly attached to your lifestyle, it is very refreshing and welcoming thoughts. So thank you very much. ऑनलाइन कुछ कमेंट्स हैं सर, प्रश्न तो नहीं है। Very informative and educative for grassroots level people to learn and try and ensure to minimize the carbon footprints by learning to recycle and conservation of energy in terms of electricity, fuel and others. ये भगवत सिंह मुर्दिया जी ने लिखा है। ज्ञानवर्धक उपयोगी जानकारी, धन्यवाद सर। अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षक को सुनना ही गर्व की बात है। Yeah, thank you. Please. Thank you. धन्यवाद प्रोफेसर विक्रम व्यास जी, बहुत ही सरल तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया क्वेश्चंस को। मानव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी श्री अजय मेहता जी से, आप पधारें और अपना उद्बोधन रखें। तो कार्यक्रम को अंत में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ विद्या भवन से प्रसून जी को, आप पधारें। प्रोफेसर व्यास, अजय साहब, रौनक, अनुराग जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
आज जो प्रोफेसर व्यास ने कहा, बहुत ही आपने ग्लोबल वार्मिंग कम्युनिटी को नॉलेज बिल्ड कैसे करें उनके नॉलेज के आधार पे, और किस तरह से हम ये जो यूनिवर्सिटी है उसको डिलिमिट करें ताकि वो कम्युनिटी तक पहुंच सके. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. So, but you know, two things which I want to add on what you said. So we are actually going anti to what you are saying. So the way we teach children in our school. So we have, you know, over last many years, the practice is to teach children objective answers. So that's antithesis to what you are recommending, because you don't have to talk. You are either right or you're wrong. So there is no middle way. And that does not invite any kind of interaction. The second is disconnecting when you talk of teaching only in English, because then that's a language of thinking. वो सोचने वाला लैंग्वेज है बच्चों के लिए जो कनेक्ट करता है, और सिर्फ अगर वो अंग्रेजी से पढ़ेंगे तो फिर वो कैसे कनेक्ट करेंगे. देखिए, मैं ये बात से अंग्रेजी के नहीं पढ़ने के खिलाफ नहीं हूँ. अंग्रेजी जो है वो इंटरनेशनल भाषा है, और भारत में दुनिया के सेकंड सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग रहते हैं, है ना. लेकिन और हमारे पास ढेरों उदाहरण है. गांधी जी को लीजिए, उन्होंने हिंद स्वराज गुजराती में लिखा था. टैगोर को लिखिए, उन्होंने अपना गीतांजलि उन्होंने बंगाली में लिखा था. आप राम मनोहर लोहिया को लीजिए, उन्होंने अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा था. तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मातृभाषा में अगर सोचते हैं और उस पे काम करते हैं तो आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे. मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको वापस बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपके साथ हमारा इंटरेक्शन बने रहेगा. थैंक यू वेरी मच.